बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 25 इक़्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 26 मुलाहिज़ा फरमाएं। हम दूसरे कमरे में आ गए। लक्ष्मी ने बाहर का दरवाज़ा खोलकर किसी लड़की का नाम लेकर आवाज़ दी। जी माता रानी, नीचे से आवाज़ सुनाई दी। अंदर कोई है तो नहीं? मेहमान जा रहा है, लक्ष्मी ने कहा। नहीं माता रानी, नीचे से जवाब मिला। मैंने लक्ष्मी की तरफ देखा और फिर सीढ़ियां उतरने लगा। उस अंधेरी गली से निकलकर मैं जैसे ही सड़क पर पहुंचा, 3-4 गुंडों ने मुझे घेर लिया। उनमें एक वो भी था जिसे मैंने उठाकर पटक दिया था। उनके इरादे खतरनाक नजर आ रहे थे। उस वक्त वो गुंडा गुरु गुरु करता हुआ भाग गया था और अब अपने साथियों को जमा करके मुझे तलाश करता फिर रहा था। मैं इस वक्त लड़ने के मूड में नहीं था। लड़ाई से मेरा काम बिगड़ सकता था। मैंने उस गुंडे की तरफ देखते हुए फौरन ही हाथ जोड़ दिए। भाइयों, मैं तुम लोगों का मेहमान हूँ। आज आया हूँ, कल चला जाऊंगा। 1 घंटा पहले जो भी हुआ था वो गलतफहमी की बिना पर हुआ था। तुम्हें कष्ट पहुंचाने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और मैं इसका प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। मैंने आखिरी अल्फाज उस गुंडे की तरफ देखकर कहे। मुझे हथियार डालते देखकर वो सब ढीले पड़ गए। मैंने जेब से 500 रुपए के नोट निकालकर उस गुंडे के हाथ में थमा दिए। धन्यवाद। मैंने एक बार फिर हाथ जोड़े और आगे चल पड़ा। वो लोग वहीं रह गए। मैं तकरीबन 20 गज आगे बढ़ा था कि पीछे से दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो वही गुंडा था जो मेरे हाथों पिट चुका था। मैं रुक गया। मुझे क्षमा कर दो गुरु, वो मेरे करीब पहुंचकर हाथ जोड़ते हुए निदामत भरे लहजे में बोला। आप वाकई ही मेहमान है, हमसे गलती हो गई। मेहमान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई खिदमत हो तो हमको जरूर बताना और ये रुपए वापस ले लो। मुझे बड़ी हैरत हुई। एक बदमाश इस तरह निदामत और शर्मिंदगी का इजहार कर रहा था। हालांकि गुंडे और बदमाश किस्म के लोग तो किसी बात पर कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, बल्कि गलत होने के बावजूद अपनी बात पर अड़े रहते हैं। मैं समझ गया कि उसका ताल्लुक किसी अच्छे घराने से था और शायद हालात ने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया था। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलती मान ली, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ये रुपए मेरी तरफ से दोस्ती का तोहफा समझ कर रख लो। हम फिर मिलेंगे मगर दोस्तों की तरह। अरे गुरु, दोस्ती पर तो हम अपना जीवन भी दान कर देगा, कभी आजमा कर देख लेना, उसने कहते हुए बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। उसका नाम शक्तिलाल था। वो मेरे लिए कारआमद साबित हो सकता था। यहाँ मेरे दुश्मन तो लातादाद थे मगर दोस्त कोई नहीं था और मुझे दोस्तों की जरूरत थी। मैंने एक जगह से खाने पीने की कुछ चीजें खरीदी। उनमें तली हुई मछली भी थी और फिर थैला हाथ में लटकाए अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ा। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि मेरा ताकुब तो नहीं हो रहा। मुख्तलिफ सिमतों में चक्कर काटते हुए जब मुझे यकीन हो गया कि मैं महफूज हूँ तो असल रास्ते की तरफ मुड़ गया। अपनी मंजिल तक पहुंचने में मुझे मजीद आधा घंटा लग गया। राधा वाले कॉटेज की सारी बत्तियां जल रही थी, जिस पर मुझे हैरत भी हुई। राधा कभी भी कॉटेज की तमाम बत्तियां नहीं जलाती थी। गेट के सामने पहुंचकर मैंने दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि मेरा हाथ खुद ब खुद पीछे हट गया। मेरी छठी इस किसी गड़बड़ का एहसास दिला रही थी। मैंने गेट की चूड़ी से अंदर झांकने की कोशिश की। सामने बरामदे वाला दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं वहां से हटकर कॉटेज के पहलू की तरफ आ गया और दीवार पर चढ़कर बड़ी एहतियात से अंदर कूद गया। हाथ में पकड़ा हुआ थैला मैंने पौधों में रख दिया। जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में पकड़ा और मोहतात अंदाज में बरामदे की तरफ बढ़ने लगा। बरामदे में कदम रखते ही मुझे चौंक जाना पड़ा। अंदर से एक आदमी की आवाज सुनाई दे रही थी। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया और तुम्हारा पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुंच गया। वो शख्स गालिबन राधा को मुखातिब करते हुए कह रहा था। अगर तुम्हें पुलिस या नागराज के आदमियों के हवाले कर दूं तो वो तुम्हारी बोटी बोटी कर देंगे। तुम्हें इस कष्ट से बचाने के लिए कह रहा हूँ कि मुझे इस आतंकवादी का पता बता दो। तुम भी कष्ट से बच जाओगी और मेरा भी काम हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ कि नागराज से इनाम में मिलने वाली रकम का आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा। ऐश करोगी तुम भी। मैं कह चुकी हूँ कि किसी आतंकवादी को नहीं जानती, राधा की आवाज सुनाई दी। तो फिर इस तरह छुपने और बेच बदलने का क्या मतलब है? उस आदमी ने कहा। नागराज को शुबा है कि मैंने अलका अग्निहोत्री के कत्ल में उस पापी का साथ दिया था, इसलिए छुपती फिर रही हूँ। हालांकि मैं बेगुनाह हूँ। जब तक अपनी बेगुनाही साबित ना कर दूं सामने नहीं आ सकती। इन बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे बाद राधा भी कॉटेज से बाहर गई और किसी ने उसे पहचान लिया था और उसके पीछे लग गया कि यहाँ तक पहुंच गया। मैंने ये भी अंदाजा लगा लिया था कि वो अकेला ही था। बरामदे वाला दरवाजा चंद इंच के करीब खुला हुआ था। मैंने झांक कर देखा, सामने वाले कमरे में कोई नहीं था। मैंने दरवाजे पर हाथ रखकर आहिस्तगी से उसे पूरी तरह खोल दिया और अंदर दाखिल हो गया। आवाजें राधा के बेडरूम की तरफ से आ रही थी। उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैं दबे कदमों आगे बढ़ता रहा। सामने एक कुर्सी पर राधा बनी हुई थी। उसका लिबास फटा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर 1-2 खराशें भी नजर आ रही थी। मुझे समझने में देर न लगी कि राधा आसानी से उस शख्स के काबू में नहीं आई होगी। राधा ने मुझे देख लिया था लेकिन उसने चेहरे से किसी तासर का इजहार नहीं होने दिया।
और आदमी दरवाजे की आड़ में था, इसलिए मुझे नजर नहीं आ सका। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा और फिर चंद सेकंड बाद ही वो आदमी भी मेरे सामने आ गया। उसकी पुश्त मेरी तरफ थी। मैं दबे कदमों आगे बढ़ा। मेरा ख्याल था कि करीब पहुंचकर पिस्तौल उसकी गर्दन से लगा दूंगा, मगर मेरी ये हसरत दिल ही में रह गई। वो शख्स बड़ी तेजी से मुड़ा। उसके पैर की ठोकर मेरे पिस्तौल वाले हाथ पर लगी। पिस्तौल मेरे हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। मेरे संभलने से पहले उसकी दूसरी ठोकर मेरे सीने पर लगी और मैं लड़खड़ाता हुआ दीवार से टकरा गया। और फिर यह जानकर मुझे इत्मीनान हुआ कि उस शख्स के पास कोई आतिशी असला नहीं था। उसके हाथ में चाकू था जिसका ब्लेड बल्ब की रोशनी में चमक रहा था। उसने जिस अंदाज से चाकू पकड़ रखा था उससे अंदाजा होता था कि वो इसके इस्तेमाल में भी माहिर था। उसने अचानक ही हमला कर दिया जिसे मैंने नाकाम बना दिया। उसने दूसरा हमला किया। इस मर्तबा बचाव की कोशिश में चाकू की नोक मेरी कलाई की खाल काटती हुई निकल गई। उसने तीसरा वार किया तो मैंने झुकाई देकर उसकी कलाई पकड़कर जोरदार झटका दिया। चाकू उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा और फिर मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। उसे गुंसों ठोकरों पर रख लिया। एक मौके पर उसने मुझे गिरफ्त में लेने की कोशिश की थी, लेकिन खुद उसकी गर्दन मेरी गिरफ्त में आ गई। मैं उसकी गर्दन को जोरदार झटके देता रहा और वो बुरी तरह चीखता रहा। आखिरकार एक जोरदार झटके से कड़क की आवाज उभरी और वो मेरे हाथों में मछली की तरह तड़पने लगा। मैंने उसे फर्श पर फेंक दिया। वो कुछ देर तड़पा और फिर बेहिस्सो हरकत हो गया। मैं चलना में उसकी तरफ देखता रहा और फिर राधा की रस्सी खोल दी। वो कुर्सी से उठकर अपनी कलाइयां सहलाने लगी। तुम बाहर गई थी? मैंने राधा की तरफ देखते हुए कहा। मैं तुम्हारे पीछे गई थी, राधा ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। इत्तेफाक से मैंने इसे अपने पीछे देख लिया और वापस आ गई, लेकिन ये कमबख्त भी मेरे पीछे यहाँ तक पहुंच गया। इसने अचानक ही अंदर घुसकर मुझे दबोच लिया। ये तो अच्छा हुआ कि मैं बर वक्त पहुंच गया, वरना ये तुम्हें मार डालता। वैसे ये है कौन? मैंने लाश की तरफ देखा। होगा उसी गिरोह का कोई बदमाश, राधा ने जवाब दिया। और फिर हम सोचने लगे कि लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। बाहर कहीं फेंकना मुनासिब नहीं था क्योंकि इसे कंधे पर लाद कर ज्यादा दूर नहीं ले जाया जा सकता था। और फिर यही तय हुआ कि अकबी लान में गड्ढा खोदकर लाश को दबा दिया जाए। रात को मैंने राधा को लक्ष्मी से मुलाकात की तफसील भी बता दी और जब मैंने बताया कि आज शाम 8 बजे मुझे प्रेम नवाज रेस्टोरेंट में लक्ष्मी से मुलाकात करनी है तो राधा भी मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। 2 साल पहले जब गोपाल से लक्ष्मी का झगड़ा हुआ था तो उन्हीं दिनों उससे मेरी आखिरी मुलाकात हुई, राधा ने कहा। उसके बाद वो कुछ अरसा लापता रही। आज भी मैं उससे मिल लूंगी। बाहर निकलने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा मसला भेस बदलने का था। मुझे तो खैर कल वाले गेटअप में ही जाना था, लेकिन राधा के सिलसिले में कुछ परेशानी थी। जो शख्स कल मेरे हाथों मारा गया था वो नागराज जी के गिरोह का आदमी था। उसने राधा को किसी तरह पहचान दिया और अपने बड़ों को इतला देने के लिए उसने अकेले ही राधा को काबू करने की कोशिश की थी ताकि मेरा पता मालूम करके 5 लाख रुपए का इनाम हासिल कर सके। और ये लालच ही उसकी मौत का बायस बन गया। राधा ने ब्लैक जीन्स और मैरून रंग की टी शर्ट पहन ली। बालों का स्टाइल और चेहरे का हुलिया भी बदल लिया। आंखों पर ऐनक लगा लेने से चेहरा और कुछ मुख्तलिफ हो गया। हम काठी से निकलकर मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए तकरीबन 40 मिनट बाद प्रेम नवाज रेस्टोरेंट में पहुंच गए। उस वक्त ठीक 8 बजे थे। रेस्टोरेंट में ज्यादा रश नहीं था। मैंने एक ऐसी मेज का इंतखाब किया जिसके साथ ही साइड स्ट्रीट का दरवाजा भी था और वहां से सामने वाले दरवाजे पर भी निगाह रखी जा सकती थी। ऑर्डर लेने के लिए रत्ना ही आई। वो इस वक्त भी मुझे पहचान ना सकी। उसके जाने के ठीक 2 मिनट बाद मैंने लक्ष्मी को दरवाजे में देखा, लेकिन उसके साथ ही एक और औरत को अंदर दाखिल होते देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो बेला थी, जीन्स और ऊंची शर्ट में जिसके ऊपर के बटन खुले हुए थे। नीचे दामन के दोनों किनारों पर बोकी की तरह गिरा लगी हुई थी। शर्ट खासी ऊंची थी और उसका पेट बरना हो रहा था। उसने दरवाजे में रुककर एक लम्हे को इधर उधर देखा और फिर नप्पे तुले कदम उठाती हुई हमारी तरफ बढ़ने लगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हुई जा रही थी। बेला हमारी मेज के करीब आकर रुक गई और फिर बेतुकल्फी से मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। वो मेरी आंखों में आंख डालकर देख रही थी और मुझे अपना दिल कन पट्टियों में धड़कता हुआ महसूस हुआ। बेला पलक झपके बगैर मुझे देख रही थी। उसकी नजरें मेरे वजूद में पाताल तक उतरी जा रही थी। बेला से कई मर्तबा मेरा आमना सामना हुआ था। हम एक दूसरे के इतना करीब रहे थे कि जितना तसव्वुर किया जा सकता है। थार के तपते हुए सहरा में वाक़े उस पहाड़ी गार में काली के मंदिर में बीतने वाले वो लम्हात में कभी नहीं भुला सकता था जब बेला मेरी सांसों में समा जाने की कोशिश में थी। वो मेरी दुश्मने जान थी, लेकिन उन लम्हात में वो भी ऐसे कई मौके फरामोश कर बैठी थी और मैं भी। उसके बाद भी ऐसे कई मौके आए जब हमने बीच के तमाम फासले मिटा दिए। एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखा था, लेकिन उन लम्हात की कैफियत कुछ और थी। अब उसकी नजर में सहर ना था, न दिल में गुदगुदी पैदा करने वाली कशिश। बेपनाह सर्द मोहरी उन नजरों में काट थी, चुभन थी। वो नागन थी जो मुझे डसने के लिए यहाँ आई थी। मेरा दिल होले होले कांपने लगा। मैंने उसके चेहरे से नजरें हटाकर गैर इरादी तौर पर रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ देखा। मेरा ख्याल था बाहर उसके कुछ साथी मौजूद होंगे, लेकिन रेस्टोरेंट के सामने दरवाजे के बाहर और इतराव में लगे हुए शीशों के पार जहां तक मेरी नजर गई कोई मशकूक आदमी नजर ना आया।
रेस्टोरेंट के अंदर भी ऐसा कोई आदमी मौजूद नहीं था जिस पर किसी किस्म का शुबा किया जा सकता था। मेरी नजरें लक्ष्मी की तरफ उठ गई जो हमसे 3 मेजों के फासले पर थी। लक्ष्मी और बेला तकरीबन एक साथ ही रेस्टोरेंट में दाखिल हुई और फिर बेला तो हमारी मेज की तरफ आ गई, जबकि लक्ष्मी ने अचानक ही अपना रुख बदल दिया और दूसरी मेज पर जा बैठी। मेरे दिल में अचानक ही ख्याल उभरा, लक्ष्मी से आज की मुलाकात का प्रोग्राम तकरीबन 24 घंटे पहले बना था। मेरा अब तक का तजुर्बा यह है कि हर किसी ने अपने आप को मजलूम जाहिर करके मेरा एतमाद हासिल किया था और बाद में मुझे फंसाने की कोशिश की थी। और कल रात लक्ष्मी ने भी कुछ ऐसी कहानी सुनाई थी। हो सकता है मेरा एतमाद हासिल करके उसने बेला को मेरे बारे में गलत इतला दे दी हो। थे तो वो सारे ही एक थाली के, उनकी किसी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। लेकिन लक्ष्मी के बारे में ये ख्याल मैंने जहन से झटक दिया। लक्ष्मी से मुलाकात से पहले राधा मुझे उसके बारे में सब कुछ बता चुकी थी। लक्ष्मी की ज़बानी तो गोया इन बातों की तस्दीक हुई थी, वो ऐसा नहीं कर सकती थी। मैंने एक बार फिर बाहर की तरफ देखा, इस मर्तबा भी कोई मशकूक शख्स दिखाई ना दिया, लेकिन वो लोग कुछ फासले पर भी हो सकते थे और बेला की एक आवाज पर यहाँ पहुंच सकते थे। मैं संभल कर बैठ गया। इस वक्त तक मैं अपनी अंदरूनी कैफियत पर बड़ी हद तक काबू पा चुका था। मैंने कनक किया उसे राधा की तरफ देखा, उसका चेहरा धुआं हो रहा था। मैं बेला की तरफ मुतवज्जो हो गया। मैडम, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, मैं अपनी लुगाई से कुछ प्राइवेट बातें करना चाहता हूँ। तुम उधर को चली जाओ ना, बहुत सीटां खाली पड़ी हैं। बहुत चालाक बनते हो, बेला ने एक बार फिर मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। उसके लहजे में नागिन जैसी फुनकार थी, मगर आवाज ज्यादा बुलंद ना थी। अब खत्म करो ये नाटक, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ और अगर मैं चाहूँ तो मेरी एक आवाज पर जहाँ इतने गिद्ध जमा हो जाएंगे कि तुम्हारी एक एक बोटी भी उनके हिस्से में नहीं आएगी। और अपना हाथ जेब से निकालो, यहाँ कोई हमाकत करने की कोशिश मत करना। मेरे मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। मैंने सीधा हाथ कुर्ते की जेब में पिस्तौल के दस्ते पर जमा रखा था। मैंने फैसला कर रखा था कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो बेलावी को पिस्तौल की जद पर लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करूंगा। मैंने हाथ जेब से बाहर निकाल लिया और तुम, बेला राधा की तरफ देखकर घुराई, तुम पर तो मैं पागल कुत्ते छोड़ दूंगी। वो जब तुम्हारी बोटियां नोचेंगे ना तो अपनी जुबान बंद रखो रंडी। राधा के हल्क से भी हुर्राहट निकली। गुस्से की शिद्दत से उसका चेहरा सुर्ख हो गया, मगर इससे पहले कि वो कुछ और कहती मैंने उसे हाथ उठाकर रोक दिया और बेला की तरफ मुतवज्जो हो गया। तुम जानती हो हम दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं, लेकिन उसके बावजूद इस दीदा दिलेरी से सामने आना मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। वैसे तुम्हें किसने बताया कि मैं इस वक्त यहाँ आने वाला हूँ? किसने बताया? बेला के लहजे में हैरत थी। मुझे कौन बताता, ये तो महज इत्तेफाक है मैंने तुम्हें पहचान लिया। वो कैसे? मैंने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम्हारी गर्दन पर दाईं तरफ टैडी पैसे के बराबर ये स्याह निशान। उसने मेरी गर्दन की तरफ इशारा किया। ये स्याह निशान मैंने पहली मर्तबा उस वक्त देखा था जब थर के तपते हुए सहरा में आसमान पर मंडलाती हुई मौत से बचने के लिए तुम मुझे कंधे पर उठाकर पहाड़ी की तरफ भागे थे। उसके बाद भी कई मर्तबा ये निशान मेरी नजरों में आया जब हमारे दरमियान तमाम फासले मिट जाते थे। मैं इस निशान को कैसे बोल सकती हूँ? तुम्हारे बाल बड़े थे तो ये निशान छुपा रहता था, मगर इस वक्त गंज होने की वजह से ये निशान कोई भी देख सकता है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, मैं यहाँ से तकरीबन 50 गज पीछे सम्राट सुपर स्टोर के सामने गाड़ी में बैठी हुई थी कि तुम करीब से गुजरे। इत्तेफाक से मेरी नजर तुम्हारी गर्दन की तरफ उठ गई और मैं ये निशान देखकर चौंक गई। और फिर मैंने तुम्हारी चाल डाल से भी अंदाजा लगा लिया कि ये तुम्हारी सिवा और कोई नहीं हो सकता। मैं कार से उतरकर तुम्हारे पीछे लपकी, मगर तुम लोगों की भीड़ में गायब हो गए। अचानक ही मुझे ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मुझे देख लिया हो और छुपने के लिए इस रेस्टोरेंट में घुस गए हो। मैंने अंदर दाखिल होकर देखा तो मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे डर कर कहीं छुप जाऊंगा? मैंने कहा, मैं तुम्हारे गुरु घंटाल से नहीं डरता जिसने जानम की सारी बलाएं मेरे पीछे लगा रखी हैं। किस्मत के धनी हो, बेला ने कहा। फिर आगे झुकते हुए आवाज का वॉल्यूम मजीद कम करते हुए बोली, देखो ना जी, मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं। हमने कुछ यादगार लम्हात साथ गुजारे हैं और फिर तुमने कम से कम 3 मरतबा मेरी जान बचाई थी। मैं इतनी आसान फरामोश नहीं हूँ कि सब कुछ भूल जाऊँ। वो तो हालात ही ऐसा रुख इख्तियार कर गए कि हम एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। मैं अगर चाहूँ तो इस वक्त तुम्हारे जीवन का अंत हो सकता है। तुमने यहाँ में बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमारा अहम तरीन मंसूबा, वो कैंप तबाह कर दिया। तुम्हारी वजह से अब तक सैकड़ों आदमी मारे जा चुके हैं। आलका अग्निहोत्री, देवदीन और रवि पंडित जैसे इंटेलिजेंस के ज़हीन अफीसर तुम्हारे हाथों मौत के घाट उतर गए। उन सब बातों को कतई नजर मेरी ख्वाहिश है कि तुम जिंदा सलामत यहाँ से निकल जाओ। मैं अपना जीवन खतरे में डालकर भी इस सिलसिले में तुमसे ताउन करने को तैयार हूँ। मसलन मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मेरे अलावा यहाँ भी तुम्हें कोई पहचानता नहीं। मैं इस शहर से निकलने में तुम्हारी मदद करती हूँ, बेला ने कहा। बातें दिलचस्प कर लेती हो। इस जान बख्शी पर मुझे तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। वैसे एक बात तो बताओ, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। ये तुम्हारी ख्वाहिश है कि यह नागराज चाहता है कि मैं उसका पीछा छोड़ दूं? बेला उछल पड़ी, उसका चेहरा धुआं हो गया।
उसने अपने चेहरे के तासरात छुपाने की कोशिश की थी मगर कामयाब ना हो सकी। मगर इससे पहले कि वो कुछ बोलती रत्ना चाय लेकर आ गई। उसने उलझी हुई नजरों से पहले बेला और फिर मेरी तरफ देखा। एक कप और लाओ जरा जल्दी, मैंने रत्ना की तरफ देखते हुए कहा। वो फौरन ही वहां से हट गई। नागराज किसी इंसान का नाम नहीं, वो यमराज है, मौत का फरिश्ता, तुम्हें चींटी की तरह मसल सकता है, बेला ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उस रोज महज इत्तेफाक था कि तुम्हारा दाव चल गया था और ये इत्तेफाक दोबारा भी पेश आ सकता है, मैंने जवाब दिया। और इस मर्तबा वो बचेगा नहीं। जिस तरह उस रोज मैंने उसके जहरीले नाग का सर कुचल दिया था, इसी तरह उसका सर भी कुचल दूंगा। तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा खुशफहमी में मुबतला हो, बेला ने कहा। 2-4 आदमियों की हत्या करके तुम समझते हो कि नागराज को मार डालोगे? उसके गिर्द द्रेवदिन और रवि पंडित से ज्यादा खतरनाक आदमियों का हिसार है, तुम उस तक कभी नहीं पहुंच सकोगे। गोपाल और शंकर, मैं मुस्कुरा दिया। मैं जब तुम्हारे गुरु घुंटाल तक पहुंच चुका तो ये लोग मेरा रास्ता नहीं रोक सकेंगे। बेला एक बार फिर उछल पड़ी। उसका चेहरा इस बार मुतगय्यर हो गया। वो मेरे चेहरे से नजरें हटाकर राधा की तरफ देखने लगी। इसे मत घूरो, वो बेचारी इन बातों से बिल्कुल लाइल है, मैंने कहा। लो चाय पियो, कहो तो विस्की मंगवा दूं, तुम्हें शायद इस वक्त इसकी जरूरत है। मैंने अपना कप उसकी तरफ सिरका दिया। उसी वक्त रत्ना भी एक और कप रखकर चली गई। बेला एक बार फिर मेरी तरफ देखने लगी। मेरी बातों ने उसे बदहवास कर दिया था। उसका इज़हार उसकी आंखों और चेहरे से हो रहा था। तो तुम्हें यह सब कुछ कैसे मालूम हुआ? उसे अपने लहजे पर भी काबू नहीं रहा था। मैं नागराज के बेड़ियों से बचने के लिए रोपोश जरूर हूँ, लेकिन हालात से बेखबर नहीं। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ कि नागराज इस वक्त चूहे की तरह किस बेल में छुपा हुआ है। कहाँ? उसने गैर इरादी तौर पर पूछ लिया। झील जाकी, उसी कांटे में जहाँ द्रेवदिन को ठिकाने लगाने के बाद मैंने और राधा ने रात का बकिया हिस्सा गुजारा था और 2 पुलिस वालों को नंगा करके बांध गए थे। ओह, बेला के मुंह से इस तरह गहरा सांस निकला जैसे गुब्बारे में से हवा निकल गई हो। उसके चेहरे का रंग एक बार फिर बदल गया और कंधे झुक गए, पूरा बदन ढीला पड़ गया। हैरान हो रही हो ना? मैंने मुस्कुराते उसकी तरफ देखा। मैं यहाँ अजनबी हूँ, लेकिन नागराज के कातलों की पूरी फौज मेरा सुराग नहीं लगा सकी, मगर मैं उसकी तमाम सरगर्मियों से वाकिफ हूँ। इसलिए मैंने कहा था कि जब चाहूँ उसका सर कुचल सकता हूँ, लेकिन उसे बेबसी की ऐसी मौत मारना चाहता हूँ जिसे माउंट आबू के बासी अरसे तक याद रखें। पहले मैं एक एक करके उसके तमाम गुर्गों का खात्मा करूंगा जिन पर उसे नाज है। उसे बिल्कुल अकेला कर दूंगा और फिर उस पर हाथ डालूंगा। उसकी बेबसी का तमाशा तुम भी देखोगी। नाजी, बेला की नजरें अब भी मेरे चेहरे पर मरकूज थी। सब कुछ जानने के बावजूद तुम गलती कर रहे हो। तुम्हारी लाश पर कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, निकल जाओ यहाँ से। मैं इस शहर से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक नागराज को नर्क में ना पहुंचा दूं। उसकी जिंदगी मेरी कौम की तबाही है। मैं नागराज को उसके तैयार किए हुए जहर से खत्म करने के बाद एक लम्हा भी नहीं रुकूंगा। और उस वक्त अगर तुम भी मेरे साथ जाना चाहो तो मुझे कोई एतराज ना होगा, और ना राधा को। बेला चंद में मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, तुम्हारी बातें सुनने के बाद होना तो ये चाहिए था कि तुम्हें जिंदा रहने के लिए 1 मिनट की मोहलत भी ना दी जाए, लेकिन जाने क्यों मुझे तुमसे हमदर्दी है, तरस आ रहा है तुम पर। मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत दे रही हूँ, मौके से फायदा उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। मैं वादा करती हूँ तुम्हारा कोई रास्ता रोकने की कोशिश नहीं करेगा। बसूरत दीगर ऐसे हालात हो जाएंगे कि फरार का कोई रास्ता ना पाकर तुम आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाओगे। मजबूर वो लोग होते हैं जो कमजोर और बुज़दिल हों। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, लेकिन मैं ना तो कमजोर हूँ और ना बुज़दिल, इसलिए मैं तो अपना मिशन पूरा होने से पहले फरार की कोशिश करूंगा और ना ही बकौल तुम्हारे आत्महत्या करूंगा। वो चंद में मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, मुझे वाकई तुम पर तरस आ रहा है। मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं, तुम अपनी फिक्र करो। मैं मुस्कुरा दिया। तुम्हारे पास 2 दिन है, बेला ने कहा। कल का दिन और परसों तक तुम आजादी से घूम फिर सकती हो, कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। लेकिन परसों शाम का सूरज गुरूब होने के बाद तुम्हारी जिंदगी की जमानत खत्म हो जाएगी। तुम मुझे बहुत याद आओगे। अब मैं चलती हूँ। कहाँ जाओगी? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। जाहिर है नागराज के पास। वो बोली, अगर तुम एक दिलचस्प तमाशा देखना चाहती हो तो आज रात वहां ना जाओ, या कम से कम नागराज को यह मत बताना कि मैं उसके काटी से वाकिफ हूँ। तो क्या होगा? बेला ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। तुम्हारा वो गुरु घंटाल आज रात ही काटे छोड़कर कहीं और गायब हो जाएगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बेला चालने में घूरती हुई नजरों से मेरी तरफ देखती रही, फिर उठकर चली गई। बाहर जाने से पहले उसने काउंटर पर चाय का बिल भी अदा कर दिया था। मैं राधा की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। वो अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैं रेस्टोरेंट में बैठे हुए लोगों की तरफ देखने लगा। हमारी बाईं तरफ वाली मेज पर एक अधेड़ उम्र औरत और एक जवान आदमी बैठा हुआ था। औरत की रंगत गहरी सांवली और चेहरे के नकूश बस वाजिबी से थे। वो बस ऐसी ही थी कि एक बार देखें और दूसरी बार देखने की ख्वाहिश ना हो। उसके बरक्स मर्द बड़ा खूबरू था। उसकी उम्र भी 30-32 साल से ज्यादा ना थी। वो यकीनन इस बदनुमा औरत का शोहर था
और एहसास से कमतरी का शिकार भी। जिस शख्स के साथ बेला और राधा दो हसीनाएं बैठी हुई हों उस पर रश्क तो आना ही चाहिए या उसे देखकर अपना खून खोलना चाहिए। और मेरा ख्याल है वो शख्स इस वक्त किसी ऐसी ही कैफियत में मुबतला था। मेरी नजरें मुख्तलिफ लोगों के चेहरों का जायजा लेती हुई लक्ष्मी की तरफ उठ गई। वो जिस मेज पर बैठी थी वहां पहले ही से काला बजंग सा एक आदमी बैठा हुआ था और लक्ष्मी ने फौरन ही उससे बातें शुरू कर दी थी, जैसे उनमें पुरानी दोस्ती हो और इत्तफाक से मुलाकात हो गई हो। वो शख्स यकीनन अपनी किस्मत पर नाज कर रहा होगा। बेला को देखकर लक्ष्मी के खिलाफ मेरे दिल में नफरत के जो जज्बात उभरे थे वो जाग की तरह बैठ गए। लक्ष्मी ने मुझसे गद्दारी नहीं की थी, बल्कि बेला का यहाँ पहुंच जाना महज इत्तफाक था। वैसे लक्ष्मी ने अकलमंदी की थी कि वो हमारी तरफ आने की बजाय दूसरी मेज पर चली गई थी और मेरा ख्याल है बेला उसे नहीं जानती थी। उसे वापस जाते हुए भी लक्ष्मी को देखा जरूर होगा, मगर उस पर तवज्जो दिए बगैर निकल गई। चले, मैंने राधा की तरफ देखा। अब यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। और लक्ष्मी से मुलाकात? राधा ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। उसका रुख चौंके मेरी तरफ था, इसलिए वो लक्ष्मी को नहीं देख सकी थी। वो सामने बैठी हुई है। मैंने आंख से इशारा किया, लेकिन अब खुलेआम लक्ष्मी से मिलना मुनासिब नहीं होगा। ऐन मुमकिन है बेला ने जाते जाते किसी को हमारी निगरानी के लिए कह दिया हो और मैं नहीं चाहता कि लक्ष्मी उनकी नजरों में आ जाए। मैंने रत्ना को हाथ के इशारे से करीब बुलाकर बिल लाने को कहा तो उसने बताया कि बिल तो मैडम जाते जाते अदा कर गई थी। मुझे मालूम था, मैं बेला को काउंटर पर बिल की अदायगी करते हुए देख चुका था। वेट्रेस से तो मैंने इखलाकन पूछ लिया था। लक्ष्मी की मेज के करीब से गुजरते हुए मैंने सरसरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। राधा भी अजनबी बनकर उसके करीब से गुजर गई। तकरीबन 9 बजे का वक्त था। बाजार में बड़ी चहल पहल थी। हम रेस्टोरेंट से निकलकर तकरीबन 50 गज आगे सम्राट सुपर स्टोर के सामने रुक गए और शो विंडो में सजी हुई चीजें देखने लगे। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद मैंने सिर्फ एक मर्तबा पीछे मुड़कर देखा। उस वक्त लक्ष्मी को उस काले भूत के साथ रेस्टोरेंट से निकलते हुए देखा था। वो भी हमारे पीछे थी। मैं शो विंडो में रखी हुई चीजों की तरफ देखते हुए राधा से बातें कर रहा था। लक्ष्मी उस काले भूत के साथ हमारे करीब रुक गई। वो राधा के साथ लगी खड़ी शो विंडो की तरफ इशारा करते हुए अपने साथी से कुछ कह रही थी और फिर वो दोनों वहां से आगे निकल पड़े। 2 मिनट बाद राधा भी मेरा हाथ पकड़कर आगे चल पड़ी। उसने कागज की एक गोली अपने हाथ से मेरे हाथ में मुंतकिल कर दी थी। कागज की ये गोली लक्ष्मी ने उस वक्त राधा के हाथ में थमा दी थी जब वो उसके साथ जुड़कर खड़ी हुई थी। मैं एक जगह रुककर मोहताज निगाहों से इधर उधर देखने लगा। मुझे कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया जिस पर किसी किस्म का शुबा किया जा सकता हो। मैंने गोली की तरह मुड़ा तुड़ा सादा कागज खोल दिया। कागज पर सेलुलर फोन नंबर और उसके नीचे 3 नाम लिखे हुए थे, गोपाल, शंकर और विजय, जिसका मतलब था कि उस कांटे में नागराज और बेला के अलावा सिर्फ यही 3 आदमी थे। मैं एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। टेलीफोन बूथ उधर है, राधा ने मेरा मतलब समझते हुए कहा। हम चंद कदम आगे एक पब्लिक टेलीफोन के करीब आ गए। बूथ में पहले ही से एक आदमी मौजूद था। मुझे 2-3 मिनट इंतजार करना पड़ा। फिर जैसे ही वो बाहर निकला मैं बूथ में घुस गया। राधा भी मेरे साथ अंदर आ गई। बूथ में जगह कम होने की वजह से वो मेरे साथ जुड़कर खड़ी थी। मैंने ऊपर टंगा हुआ रिसीवर उठाकर स्लॉट में मतलूबा सिक्के डाले और नंबर मिलाने लगा। राब्ता तकरीबन 40 सेकंड बाद हो सका। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव करने वाले की आवाज खासी भारी थी। हेलो, कौन बोल रहा है? मैंने पूछा। तुम्हें किससे बात करनी है? उसका लहजा बड़ा खुरदरा था। नागराज से बात कराओ, मैंने भी इस मर्तबा करख्त लहजे में कहा। मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटरी राम अवतार। 1 मिनट होल्ड कीजिए महाराज, मैं भी महादेव को फोन देता हूँ। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा एकदम बदल गया और फिर 1 मिनट से पहले ही नागराज की फुनकारती सी आवाज मेरे कान से टकराई। कौन हो तुम? क्या नाम बताया तुमने? हाँ, राम अवतार। मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता। चीफ मिनिस्टर हाउस में इस नाम का कोई आदमी नहीं है। तुम कौन हो? तुम्हारा गुरु, मैंने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। क्या बकते हो? कौन हो तुम? नागराज घुर्राया। बकता नहीं, ठीक कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा गुरु नागराज, मैंने जवाब दिया। तुम्हारे आदमी पागल कुत्तों की तरह पूरे शहर में मुझे तलाश करते फिर रहे हैं, मगर मेरा सुराग नहीं लगा सके और मैंने तुम्हारा पता चला लिया है। और हकीकत यह है कि तुम किसी भी वक्त मेरी निगाहों से ओझल नहीं होते। बकवास करते हो तुम, नागराज चीखा। क्या मेरी सच्चाई का ये सबूत काफी नहीं कि मैं इस वक्त तुम्हारे सेलुलर फोन पर तुमसे बात कर रहा हूँ? मैंने कहा। तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं नागराज, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। 2 घंटों बाद तुम्हें जमीन भी पनाह देने से इनकार कर देगी। नागराज चीख चीख कर कुछ कह रहा था, लेकिन मैंने फोन बंद कर दिया और राधा की तरफ देखता हुआ बूथ से बाहर आ गया। क्या उसे फोन करके तुमने गलती नहीं की? राधा ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। 2 घंटे तो बहुत हैं, वो 1 घंटे से पहले वहां से भाग निकलेगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। इस वक्त वो पागलों की तरह अपने बाल नोच रहा होगा, मगर नहीं, उसके सर पर तो बाल ही नहीं है, शायद अपनी बोटियां नोच रहा होगा। मैं उस पर हाथ डालने से पहले उसे वाकई पागल कर देना चाहता हूँ। अब क्या प्रोग्राम है? राधा ने पूछा। थोड़ा घूमे फिरेंगे, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाएंगे।
तुम जैसी हसीना के साथ घूमते हुए कितना अच्छा लग रहा है। देखो लोग किस तरह ललचाई नजरों से तुम्हें देख रहे हैं। कुछ लोग मेरी किस्मत पर रिश्क कर रहे होंगे और कुछ मुझको कोस रहे होंगे। आओ उस तरफ चलते हैं। हम दोनों एक तरफ चलने लगे। मैंने गलत नहीं कहा था। आसपास से गुजरते हुए मर्द वाकई ही ललचाई हुई नजरों से राधा को देख रहे थे। जीन्स और टी शर्ट में राधा वाकई लोगों के दिलों पर क़यामत ढा रही थी। गुरु गुरु महाराज, मैं ये आवाज सुनकर चौंक गया। मुड़कर देखा तो मेरे मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। वो शक्ति लाल था, वही गुंडा जिससे गुज़िश्ता रात मेरी मडभीड़ हुई थी। मेरे उलिये की वजह से उसने मुझे पहचान लिया। उसके साथ ही उसके उलिये के 2 लड़के और भी थे। गुरु महाराज, वो झुककर मेरे पैर छूते हुए बोला, आज तो तुम्हें हमारे साथ बैठकर चाय पीनी ही होगी। नहीं भाई शक्ति, मैंने कहा, इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, फिर कभी। मैं सिर्फ चाय ही नहीं पीऊंगा, खाना भी तुम्हारे साथ खाऊंगा। लौंडिया तो बड़ी जोरदार मारी है गुरु। ये कौन है? उसने मेरी तरफ झुकते हुए कान में सरगोशी की। मैं जवाब देने की बजाय मुस्कुरा कर रह गया और फिर दफादन मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैं उसे बाजू से पकड़कर एक तरफ ले गया। तुम्हारे साथ कितने लड़के हैं? इनमें कोई भरोसे का है या नहीं? मैंने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। कोई लफड़ा? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। हुक्म करो गुरु, जान लड़ा देंगे। इनमें कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है। काम जरा मुश्किल है, किसी का नुकसान भी हो सकता है। मैंने उसे मजीद आजमाने की कोशिश की। मैंने कहा ना कि जान लड़ा देंगे, उसने जवाब दिया। मैं चलने में खामोश रहा, फिर बोला, शंकर को जानते हो? वो साला हरामी। शक्ति ने गंदी गाली दी। उसने राजू की टांग तोड़ी थी। वो अभी खैराती हॉस्पिटल में पड़ा है। अपन लोग तो सरामी शंकर की तलाश में है। वो साला गायब हो गया है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वो कहाँ है। मैंने कहा, तुमको मालूम है? शक्ति की आंखों में चमक उभर आई। जल्दी बोलो गुरु, अपुन अभी जाकर उसका करिया कर्म कर देगा। अपना भी शंकर की तरफ कुछ हिसाब निकलता है। अगर तुम लोग साथ दो तो मेरा हिसाब बराबर हो सकता है। मैंने कहा, तुम ऑर्डर करो, हम अभी 10-20 लड़कों को जमा करके उसका हिसाब कर दूंगा। शक्ति ने मुठियां बींचते हुए कहा, ज्यादा नहीं, 4-5 लड़के काफी होंगे। वो तुम्हारे साथ हैं। 2-3 और ले लो, मगर एक बात का ख्याल रखना, शंकर के साथ भी 2-3 आदमी हैं, जरा खतरनाक किस्म के लोग। तुम लोगों को होशियार रहना होगा। तुम चिंता मत करो गुरु, हमें उसका पता बताओ और तुम घर जाकर आराम से बैठ जाओ। हम आज रात शंकर का बाजा बजा देंगे, कल सुबह तुम सुन दोगे। आज रात नहीं, रात तो बहुत लंबी होती है। मैंने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, वो अपना ठिकाना बदल देगा। तो फिर जल्दी बताओ, देर मत करो, शक्ति बोला। मैं चलने में उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसे नाकी झील के किनारे पहाड़ी में उस काटेज का पता समझाने लगा। वो काटेज? शक्ति की आंखों में चमक सी उभर आई। उसके नीचे एक तय खाना भी है ना? बिल्कुल वही। क्या तुम वहां जा चुके हो? मैंने पूछा। 2 महीने पहले वो लोग राजू को पकड़कर वहीं ले गए थे, शक्ति लाल ने जवाब दिया। उन्हें शुबा था कि राजू का उस आतंकवादी से ताल्लुक है जिसे पुलिस और नागराज के आदमी आज भी खोजते फिर रहे हैं। शंकर यहाँ का बहुत बड़ा दादा बना हुआ है, दूसरों की चमचागिरी करता है साला। हमें जब पता चला कि वो लोग राजू को वहां ले गए हैं तो हमने फौरन ही हल्ला बोल दिया। शंकर के आदमी राजू को छोड़कर भाग गए। उन सालों ने बहुत तशद्दुद किया था राजू पर, उसकी एक टांग तोड़ दी थी, मगर उसके बाद तो वो काटेज खाली पड़ा था। अब शंकर उसी काटेज में है। मैंने कहा, उसे घेरने का इससे अच्छा मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। बस तो हम चलता हूँ, कल तुम सुन लोगे कि शंकर का बाजा कैसे बजा था, शक्ति ने कहा और एक बार झुककर मेरे पैर छूते हुए बोला, मुझे आशीर्वाद दो दादा। मैंने हाथ उसके सर के ऊपर से उठा दिया और जेरे लब बुड़बुड़ाया, चढ़ जा बेटा सूली पर, राम बली करेगा। शक्तिलाल उन दोनों लड़कों को लेकर फौरन ही वहां से रवाना हो गया। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। मुझे यकीन था कि शक्ति 1 घंटे के अंदर अंदर उस काटेज पर चढ़ दौड़ेगा और इसका अंजाम क्या होगा इसकी मुझे परवाह न थी। लेकिन एक बात तय थी कि काटेज पर शक्ति और उसके आदमियों के हमले से नागराज जरूर बदहवास हो जाएगा। वो यकीनन ये समझेगा कि हमला मैंने कराया है। इससे वो कम से कम ये अंदाजा तो जरूर लगाएगा कि मैंने भी अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग जमा कर लिए हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर उसके मुकाबले पर आ सकते हैं। मैं और राधा एक और रेस्टोरेंट में आकर बैठ के हमने डट कर खाना खाया, बाजार से कुछ चीजें खरीदी और अपने ठिकाने की तरफ रवाना हो गए। आज बेला से मुलाकात के बाद मुझे खदशा था कि मेरा ताकुब करने की कोशिश जरूर की जाएगी।